पार्ट नंबर 42, पेशकश मीरे कारवान। हम मंदिर के पहलू में एक और तंग से रास्ते से गुजरते हुए पिछली तरफ आ गए और अंदर का मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मैंने थाईलैंड में भी बहुत सारे हसीन कुदरती मनाजर देखे थे, मगर हिमालय की गोद में ये मंजर देखकर तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। सब्जे और रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई पहाड़ी पर तकरीबन 150 फुट की बुलंदी से आबशार गिर रहा था। लगता था जैसे सफेद रेशमी चादर ऊपर से नीचे तक फैला दी गई हो। नीचे जहां पानी गिर रहा था, एक छोटी सी झील मार्ग से वजूद में आ गई थी और एक कुशादा नदी झील से निकलकर नशेब की तरफ जा रही थी। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। लातादाद लोग मुख्तलिफ जगहों पर टोलियों की सूरत में बैठे हुए थे। कुछ लोग नदी के पानी से खेल रहे थे और कुछ आबशार के करीब खड़े थे। एक और दिलचस्प मंजर ये था कि जिस जगह आबशार गिर रहा था, वहाँ पानी की चादर के पीछे पहाड़ी में एक तंग सी खो बनी हुई थी। बहुत से लोग उस पहाड़ी के साथ तंग से रास्ते पर चलते हुए पानी की चादर के पीछे उसी खो से गुजरकर झील के दूसरी तरफ जा रहे थे। इस दिलकश मंजर को कुदरत का एक हसीन शाहकार कहा जा सकता था। यहाँ लोग तफरीह के लिए आए हुए थे और पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहे थे, लेकिन हम पिकनिक बनाने के लिए नहीं आए थे। हमें इस कॉटेज की तलाश थी। बहुत सारे लोग उस पहाड़ी के साथ तंग से रास्ते पर चलते हुए पानी की चादर के पीछे उसी खो से गुजरकर झील की दूसरी तरफ जा रहे थे। इस दिलकश मंजर को कुदरत का एक और हसीन शाहकार कहा जा सकता था। लोग यहाँ सैर व तफरीह के लिए आए हुए थे और पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहे थे, लेकिन हम पिकनिक बनाने के लिए नहीं आए थे। हमें इस कॉटेज की तलाश थी जहाँ देशमुख छुपा बैठा था। आबशार के गिरदो नवा में थोड़े थोड़े फासले पर कई कॉटेज थे। बास कॉटेज तो बाकायदा बंगलों की तरह थे। उनकी तामीर भी पुख्ता थी और उनके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल भी थी। मैं और बमला सुरख छत और नीली दीवारों वाला कॉटेज तलाश करते रहे। मुख्तलिफ जगहों पर सुरख छत वाले 3 कॉटेज तो नजर आए थे, मगर ऐसा कोई कॉटेज दिखाई नहीं दिया था जिसकी दीवारें भी नीली हों। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। दिन की रोशनी दम तोड़ने लगी। तफरीह और पिकनिक के लिए आए हुए लोग वापस जाने लगे। बमला ने भी वापसी की तकरार शुरू कर दी, लेकिन मैं उस वक्त तक अपनी तलाश जारी रखना चाहता था जब तक दिन की रोशनी साथ दे रही थी। मैं झील से निकलने वाली नदी के साथ साथ नशेब की तरफ चलने लगा। तकरीबन 100 गज आगे एक पुलिया थी। ये कोई बाकायदा पुलिया नहीं थी। दरख्तों के 2 मोटे तने साथ साथ जोड़कर उन पर मिट्टी डाल दी गई थी। इस तरह पैदल चलने वालों के लिए नदी के ऊपर एक गुजरगाह सी बन गई थी, जिसे बहरहाल पुलिया भी कहा जा सकता था। नदी के दूसरी तरफ भी थोड़े थोड़े फासले पर कॉटेज और बंगले थे, लेकिन अब अंधेरा गहरा हो गया था। बाज कॉटेज और बंगलों की खिड़कियों में रोशनी नजर आने लगी थी, लेकिन बाहर की तारीक फिजा में मतलूबा कॉटेज की तलाश जारी रखना मुमकिन नहीं था। हम नदी के साथ साथ चलते रहे। खटा मिल मंदिर बाएं तरफ पीछे रह गया था। मंदिर के कलश पर सुर्ख बत्ती जल रही थी और गेट की रोशनियां भी यहाँ से दिखाई दे रही थी। 200 गज मजीद आगे चलने के बाद नदी ने एक कुशादा और मोड़ रुख इख्तियार कर लिया और पुख्ता पुलिया नजर आ गई, जिस पर 2 कारें पहलू ब पहलू आसानी से गुजर सकती थी। उसके दोनों तरफ कुशादा रास्ते थे। उन्हें पुख्ता सड़क नहीं कहा जा सकता था, मगर गाड़ियों की बकसरत आमदोरफ्त से सड़क की तरफ एक बाकायदा और पुख्ता रास्ता बन गया था। हम पुलिया पार करके दूसरी तरफ आ गए और उस कुशादा रास्ते पर चलते रहे। इसी दौरान एक कार हमारे अकब से और 2 सामने से आने वाली गाड़ियां भी करीब से गुजर गईं। बदतरीज बुलंदी की तरफ जाता हुआ ये रास्ता पहाड़ी के ऊपर से घूमकर बहुत आगे उस सड़क से जा मिला था जो शहर से मंदिर वाली पहाड़ी की तरफ चली गई थी। हमारी गाड़ी इस पहाड़ी के दूसरी तरफ थी। बमला थक गई थी।
اس کا سانس پھول گیا تھا۔ مسلسل چلتے رہنے سے اس کے پیر میں بھی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ میں اسے سہارا دے کر چلاتا ہوا اس پتھریلے میدان میں آ گیا جہاں ہماری کار کھڑی تھی۔ مندر اور آبشاب کی طرف سے آنے والے بہت سارے لوگ واپس جا چکے تھے، لیکن 3-4 گاڑیاں اب بھی وہاں موجود تھیں۔ میں اپنی کار کے قریب رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اب صورتحال میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ مندر اور آبشار کی طرف جانے والا اصل راستہ وہی تھا جس طرف سے ہم واپس آئے تھے۔ پلیا والا راستہ تو ندی کے دوسری طرف بکھرے ہوئے کاٹیج اور بنگلو کی طرف چلا جاتا تھا، لیکن پلیا سے پہلے ایک کشادہ راستہ مندر اور آبشار کی طرف بھی جاتا تھا۔ اس طرف سے کاٹیج میں رہنے والے وہی راستہ استعمال کرتے ہوں گے جس راستے سے ہم آبشار تک گئے تھے۔ وہ اگر قریب پڑتا تھا لیکن اس طرف سے گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ ہم گیسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے اونچے نیچے راستوں پر پیدل چلتے رہنے سے بملا کے پیر میں ہلکی سی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ایک ہاتھ سے ہولے ہولے پیر کو دبا رہی تھی۔ میں نے تھیلے میں سے مرہم کی ڈبیا نکالی اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ لاؤ تمہارے پیر کی مالش کر دوں، میں نے کہا۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا، تمہیں اتنا زیادہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ بملا نے خاموشی سے وہ پیر آگے کر دیا۔ میں نے ڈبیا کھول کر انگلی پر مرہم لگایا اور اس کے ٹخنے کے آس پاس ملنے لگا۔ بملا نے شلوار کا پائنچہ اوپر کھینچ لیا۔ میں اب چاروں انگلیوں سے مالش کر رہا تھا۔ پیر کی وہ جگہ جہاں پانچوں انگلیوں کے جوڑ ملتے تھے، ٹخنے پر دونوں طرف اور ذرا اوپر پنڈلی کی طرف۔ بملا کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکاریاں سی نکل رہی تھی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ہاتھ کے دباؤ سے اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور پھر اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دوسرے ہی لمحے مجھے چونک جانا پڑا۔ بملا کے چہرے پر سنسنی کے عجیب سے تاثرات تھے اور اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تیر رہے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور آگے میری طرف جھکنے لگی۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ ہوش میں ہو بملا، اور پہروں پر کمبل ڈال لو تاکہ ہوا نہ لگے۔ میں بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہاتھ دھو کر چائے منگواتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کریں گے اور پھر 9 بجے کے قریب کھانا کھانے کے لیے چلیں گے۔ کھانا ہم یہاں نہیں، کسی ریسٹورنٹ میں کھائیں گے۔ بملا کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے ہشمگی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کمبل اپنے اوپر کھینچ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کر دیا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ ویٹر کو کمرے میں بلانے کے لیے کوئی بیل وغیرہ نہیں تھی۔ چائے کا آرڈر دینے کے لیے مجھے خود ہی کاؤنٹر پر جانا پڑا۔ کاؤنٹر پر اس وقت ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 30-35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کی رنگت اگرچہ سانولی تھی مگر چہرے کے نقوش بڑے غضب کے تھے۔ بڑا چارم تھا اس میں۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ وادی کماؤ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین ویلی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی یہاں کئی ہل سٹیشنز ہیں جہاں گرمیوں میں خوب رونق رہتی ہے۔ یہاں سے آگے کو شانی، بیج ناتھ اور اس سے آگے تیکوکری اور دیوال کی طرف نکل جاؤ تو پندوری گلیشیئر اور 25,625 فٹ بلندی پر اوپر دیوی کے برف پوش چوٹی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ کماؤ ویلی کے گھنے جنگلات شیروں، چیتوں اور دوسرے خطرناک درندوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان جنگلوں کے ساتھ جم کاربٹ نام بھی زندہ رہے گا۔ جم کاربٹ کو جانتے ہو نا؟ نہیں میڈم، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بدقسمتی سے میں اس نام سے واقف نہیں ہوں۔ کیا یہ بڑی شخصیت ہے؟ جم کاربٹ شکاری ہے، اس عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آدم ہور شیروں کا شکار ہی اس کی ہابی ہے۔ کماؤ ویلی اس کی شکارگاہ ہے۔ وہ درجنوں ہونہار اور آدم ہور شیروں کا ہلاک کر چکا ہے۔ کماؤ ویلی میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جہاں کے لوگ جم کاربٹ کو دیوتا سمان سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کبھی اس شخص سے ملی ہیں؟ میرا مطلب ہے جم کاربٹ سے، میں نے پوچھا۔ کئی مرتبہ۔
उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो अक्सर यहाँ आता रहता है। क्या तुम्हें भी शिकार से दिलचस्पी है? हाँ, लेकिन मैं किसी और किस्म का शिकार करता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिस तरह जिम कॉर्बेट अपने शिकार का दूर तक पीछा करता होगा, उसी तरह मैं भी अपने शिकार का दूर, बल्कि बहुत दूर तक पीछा करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक शिकार किया है जिसका मैं काफ़ी साल से पीछा कर रहा था। ओह, उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, वो कौन सा दरिंदा था जिसका तुम कई वर्षों से पीछा कर रहे थे? बदरू। मैं बदरू का शिकारी हूँ और दूर तक उनका पीछा करता हूँ, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, उसका चेहरा धुआं हो गया। इसी दौरान वेटर ने आकर बताया कि चाय मेरे कमरे में पहुंचाई जा चुकी है। मैं काउंटर पर बैठी हुई उस नमकीन हसीना को उलझन में मुब्तला छोड़कर कमरे की तरफ चल पड़ा। चाय का कहने के बाद मैं जानबूझकर थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका था ताकि इस दौरान बमला का गुस्सा फ्रो हो जाए। मैं कमरे में आया तो चाय की ट्रे तपाई पर रखी हुई थी और बमला उसी तरह बेड की पुष्ट से टेक लगाए बैठी हुई थी। मैंने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाई, केतली और दूध दानी मेज पर रख दी, दोनों कप ट्रे में रखे और ट्रे उठाकर बमला के सामने बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गया और एक कप उठाकर बमला की तरफ बढ़ा दिया। लो चाय पियो, मैंने कहा, गर्म होने के बावजूद। चाय का एक उम्दा कप और उम्दा फ़ायदा ये भी है, इससे दिमाग में भरे हुए बुहारात ठंडे हो जाते हैं। तुम बहुत सताते हो मुझे, बमला ने कप लेते हुए कहा। उसके लहजे में शिकवे की झलक नुमाया थी। देखो बमला, मैंने अपना कप उठाते हुए कहा, एक रोज़ जयपुर में भी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत चाहती हो, मगर चाहत की इंतहा जिस्मों का इत्तिसाल तो नहीं। ये तो एक बहुत पवित्र जज्बा है। इन जज्बों में लग़वियत के लिए कोई जगह नहीं होती। एक बार खोट आ जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रह सकते हैं, और दोस्ती के जज्बे तो प्रेम से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। अगर तुम इस जज्बे का इजहार करोगी तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बोलता रहा और बमला खामोशी से सुनती रही। चाय खत्म होने के बाद मैंने हाल ही कप उससे लेकर ट्रे में रख दिया। उसके बाद भी मैं उसके सामने बैठा बातें करता रहा और फिर दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज़ सुनकर मैं बेड से उठ गया। वो वेटर था जो हाली बर्तन उठाने के लिए बाहर से आया था। वेटर के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बमला के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मेरी बातों से बमला के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा गायब हो गया और वो फिर से पहले की तरह चहकने लगी। 9:30 बजे के करीब हम तैयार होकर कमरे से निकल आए। बमला 2-3 रोज से वही कपड़े पहने हुए थी और मेरे कहने पर उसने कपड़े बदल लिए थे और उस राजस्थानी लिबास में वो अच्छी लग रही थी। मैंने अगरचे रानी खेत में कार की टंकी फुल करवा ली थी। 5-5 गैलन के 2 भरे हुए कैन भी डिक्की में रखे हुए थे, लेकिन एक पेट्रोल पंप देखकर मैंने कार रोक ली और रानी खेत से यहाँ तक जितना पेट्रोल इस्तेमाल हुआ था उतनी ही टंकी में डलवा लिया। हम काफ़ी देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते रहे। मौसम में हुनकी होने के बावजूद शॉपिंग सेंटर पर हासी गहमा गहमी थी। मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोक ली और हम नीचे उतरकर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। रेस्टोरेंट के अंदर की फिजा हासी खुशगवार थी। सारी मेज़ें भरी हुई थी। बाज़ में से ऐसी थी जिन पर 1 या 2 सीटें खाली थीं। दाईं तरफ वाली मेज़ से एक आदमी और 2 औरतें उठीं तो हमने आगे बढ़कर उस मेज़ पर कब्जा कर लिया और वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दे दिया। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। हम खाना खा रहे थे। एक आदमी दरवाजे में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा और फिर एक ऐसी मेज़ की तरफ बढ़ गया जहां एक कुर्सी खाली थी। कुर्सी घसीट कर बैठते हुए उसने एक बार फिर इधर उधर देखा। इस मर्तबा उसकी नजरें मेरी तरफ भी उठ गईं। न जाने क्या बात थी कि मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी इस कैफियत पर काबू पा लिया। कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो शख्स कनखियों से बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे उस पर शुबा हुआ, कोई बात जरूर थी।
जब मुझे देखकर वो शख्स बदहवास हो रहा था, इस दौरान वेटर ने उसके सामने चाय रख दी थी। उसने कप उठाया तो उसके हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी। चाय छलक गई। उसने कप दोबारा पिर्च में रख दिया और एक बार फिर कनखियों से मेरी तरफ देखने लगा। शक्लो सूरत से तो वो कोई अच्छा आदमी नहीं लगता था, लेकिन मुझे हैरत थी कि मुझे देखकर वो खौफज़दा क्यों हो गया था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उस मेज़ पर 2 औरतें और एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने भी उस शख्स की कैफियत भांप ली थी। उधेड़ उम्र आदमी ने आगे झुककर कुछ कहा भी था। जवाब में वो शख्स बुड़बड़ा कर रह गया था। चाय पीते हुए भी उसने 2-3 मर्तबा मेरी तरफ देखा। अचानक मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। ऋषिकेश में जिन लोगों ने शोभा को अगवा किया था, उन तमाम ने चेहरों पर मास्क चढ़ाए हुए थे। मैं किसी की शक्ल नहीं देख सका था। उनके ताक़ब में हरिद्वार पहुंचते ही इत्तफाक से चुंगी मुहर्रर से रादन के बारे में पता चल गया था। रादन के 3 और आदमी जो हमारे हाथों मारे गए थे, वो भी ऋषिकेश के हमले आवरों में शामिल थे। और ये शख्स, अब मेरा शुबा यकीन में बदल गया कि ये भी उन लोगों में शामिल था। मैं इसका चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था। ये लोग मुझे मुर्दा समझकर फेंक आए थे और अब मुझे अपने सामने देखकर वो बदहवास हो रहा था। यकीनन यही बात थी, वरना मैं कोई भूत तो नहीं था कि मुझे देखकर वो इस तरह खौफज़दा हो गया था। उस शख्स ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और अपनी सीट से उठ गया। काउंटर पर पैसे देकर बाहर निकलते हुए भी उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा था। बमला, मैंने टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हुए बमला की तरफ चाबियों का गुच्छा सरका दिया। वो आदमी जो अभी इस टेबल से उठकर गया है, मुझे शुबा है कि वो देशमुख का आदमी है और उसने मुझे पहचान लिया है। तुम खाना खत्म करके गेस्ट हाउस चली जाना, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे वापसी में देर हो जाए, मगर तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बमला ने कहा और वो भी एकदम बदहवास हो गई थी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बमला, मैंने कहा। नहीं, किसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। पता नहीं वहाँ कैसी सूरत हाल हो, तुम्हारे पैर में पहले ही तकलीफ है। हो सकता है तुम मेरी मदद करने की बजाय मेरे लिए मसला बन जाओ, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं। और ये भी मुमकिन है कि मैं गलत समझ रहा हूँ और वो आदमी कोई और हो। ऐसी सूरत में ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, बमला ने कहा। मैंने जेब से कुछ रकम निकाली और बमला के हवाले कर दी और अपनी सीट छोड़ दी। रेस्टोरेंट से निकलते ही मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने बने हुए एक सिगरेट के कैबिन की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने इस शख्स को जर्द रंग की शर्ट से पहचान लिया। वो बाएं तरफ तकरीबन 50 गज आगे निकल चुका था। उसने 1-2 मरतबा पीछे मुड़कर भी देखा था। मैं मौका पाते ही दौड़कर सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और लोगों की आड़ लेता हुआ उसका पीछा करने लगा। वो शख्स जल्द ही शहर की हदूद से निकल गया। उसका रुख उसी तरफ था जिस तरह हम दिन में खटामल मंदिर और आबशार का चक्कर लगाकर आए थे। उस तरफ अंधेरा था और मुझे ताक़ब करने में आसानी हो रही थी। वो उसी कुशादा रास्ते पर जा रहा था जिससे हमारी वापसी हुई थी। मैं उस रास्ते के बिल्कुल किनारे बड़े पत्थरों और कद आदम पौधों की आड़ में चल रहा था और मेरी ये एहतियात मेरे काम आ गई थी। सामने मंदिर वाले मोड़ से अचानक ही एक कार उस रास्ते पर मुड़ी। जर्द शर्ट वाला वो शख्स फौरन उस कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में नहा गया, लेकिन मैं फौरन ही पौधों में दबक गया। मैं उस वक्त तक पौधों के पीछे छुपा रहा जब तक वो कार मेरे करीब से गुजरकर दूर नहीं निकल गई। मैं पौधों की आड़ से निकल आया। कदमों की हल्की हल्की आहट हो रही थी कि वो शख्स इस दौरान काफी आगे निकल चुका था। मैं तेज से चलने लगा। मेरे पैरों में जॉगर्स थे, इसलिए आवाज ज्यादा नहीं उभर रही थी। पुलिया पर पहुंचकर मैं रुक गया। यहाँ गहरी तारीकी थी और वो शख्स निगाहों से ओझल हो चुका था, लेकिन कदमों की हल्की आहट बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैंने उस आवाज का ताक़ुब शुरू कर दिया। पुलिया से करीब तरीन कॉटेज तकरीबन 40 गज के फासले पर था, जिसके दरवाजे पर निहायत मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था।
اس کی روشنی زیادہ دور تک نہیں پھیل رہی تھی۔ میں اس کاٹیج کے پہلو سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ قدموں کی آواز بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں بھی اس طرف چلتا رہا اور پھر چند چھوٹے پتھروں کے لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ شخص اصل راستہ چھوڑ کر شارٹ کٹ اختیار کر رہا تھا۔ تعاقب کا یہ سلسلہ تقریباً 10 منٹ اور جاری رہا اور ایک کاٹیج کی آڑ سے نکلتے ہی مجھے وہ دوبارہ جھاڑیوں میں دبک جانا پڑا۔ وہ شخص وہاں سے تقریباً 20 گز آگے ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑا کال بیل کا بٹن دبا رہا تھا۔ بنگلے کے گیٹ پر بلب جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں دیوار پر نیلا رنگ دیکھ کر میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس شخص پر میرا شبہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ دیشمکھ کا ہی آدمی تھا اور مجھے دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوا تھا کہ ریسٹورنٹ سے نکل کر سیدھا اس بنگلے پر آیا تھا۔ اس نے شاید مجھے اپنا پیچھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سیدھا یہاں نہ آتا۔ کال بیل کی آواز سناٹے میں دور تک پھیل گئی تھی۔ چند منٹ کے بعد گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلا اور وہ شخص تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ 1 منٹ بعد میں نے ایک اور آدمی کو دروازے سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ تقریباً 2 منٹ تک وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا اور گیٹ بند ہو گیا۔ میں اس کے بعد بھی تقریباً 5 منٹ تک وہاں کھڑا رہا اور پھر جھاڑیوں سے نکل کر دبے قدموں اس بنگلے کی عقبی سمت بڑھنے لگا۔ بنگلے کی دیوار 6 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ پچھلی دیوار پہاڑی سے ملی ہوئی تھی۔ میں اس پہاڑی پر سے ہوتا ہوا دیوار پر آ گیا اور بڑی آہستگی سے اندر کی طرف کود گیا۔ اندر کی طرف کیاریاں تھی اور پودے لگے ہوئے تھے۔ کچی جگہ پر کودنے سے آواز زیادہ نہیں ابھری تھی۔ میں چند لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر گھنگرو کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ یہ آواز سامنے والے کمرے سے آئی تھی۔ میں دبے قدموں اس کی طرف بڑھنے لگا اور کھڑکی کے قریب رک گیا۔ کھڑکی کے اندر کی طرف پردہ کھچا ہوا تھا، لیکن ایک کونے سے مجھے جھانکنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو قالین پر مسند سے ٹیک لگائے بیٹھے ایک شخص پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن لڑکی جب سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، لیکن جس میں صرف چند گھونٹ بچے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لڑکی قالین پر بیٹھے ہوئے شخص کو اپنے ہاتھ سے شراب پلا رہی تھی۔ اس کی عمر 20-21 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ خوبصورت نقش و نگار اور رنگت گوری تھی۔ اس نے لباس بھی مختصر سا پہن رکھا تھا۔ اس کی عمر 20-21 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ خوبصورت نقش و نگار اور رنگت گوری تھی۔ اس نے لباس بھی بہت مختصر سا پہن رکھا تھا۔ اس کے پیروں میں پائل تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ میں نے گھنگرو کی جو مدھم سی آواز سنی تھی وہ اس کی پائل تھی۔ میں اس شخص کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں دبے قدموں دیوار کے ساتھ لگا آگے بڑھنے لگا اور گھوم کر دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف بھی ایک کمرے میں مدھم نیلگو روشنی نظر آ رہی تھی۔ اندر شاید نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اس کھڑکی کا پردہ ایک بالشت کے قریب ہٹا ہوا تھا۔ میں نے شیشے سے آنکھ لگا دی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں چونک گیا۔ بیڈ پر کوئی عورت سو رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ کنپٹیاں تک سلگ اٹھی۔ مدھم نیلگو روشنی میں شوبھا کو پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ پشت کے بل بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سینے کا زیر و بم بتا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور گہری نیند سو رہی ہے۔ میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آیا اوپر سے گھوم کر برآمدے والے دروازے سے اندر گھس جاؤں اور شوبھا کو اٹھا کر بھاگ نکلوں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہردوار میں رادن نے مرنے سے پہلے بتایا تھا کہ دیشمکھ کے ساتھ 2 آدمی تھے جو راجستھان ہی سے اس کے ساتھ آئے تھے۔ ایک کو تو میں نے دیکھ لیا تھا جس کا تعاقب کرتا ہوا میں یہاں تک آیا تھا، اور دوسرا ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہوا اس نیم عریاں عورت کے ہاتھوں سے شراب پی رہا تھا۔ اس کے بارے میں میرا اندازہ تھا
कि वो देशमुख के सिवा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन तीसरा आदमी अभी तक मेरी नजरों में नहीं आ सका था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि एक दराज कामत आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सुरंज थी जिसमें बनफशी रंग का कोई स्याल भरा हुआ था। वो बेड के करीब रुक गया और झुककर सुरंज की सुई शोभा के बाजू में पेवस्त कर दी। शोभा के जिस्म में जरा से भी हरकत नहीं हुई। सुरंज का सारा स्याल मादा शोभा के बाजू में मुंतकिल हो गया। उस शख्स ने इंजेक्शन की जगह पर शोभा के बाजू को जरा सा मसला और दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि शोभा बेहोश थी। उसे इंजेक्शनों के जरिए मुसलसल बेहोश रखा जा रहा था। वो आदमी चेहरे से किसी तरह भी डॉक्टर नहीं लगता था, लेकिन आजकल थोड़ी सी कोशिश से इंजेक्शन लगाना सीखा जा सकता था, और ऐसे इंजेक्शन बल्कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक अद्वियात हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बहरहाल ये सूरत हाल मेरे लिए यहाँ से तशवीशनाक थी। शोभा को बेहोशी की हालत में यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जाहिर है मैं मायूस होने के लिए यहाँ नहीं आया था। मुझे शोभा को हर सूरत में इस वहशी के चुंगल से निकालना था। मैं दबे कदमों चलता हुआ दोबारा उस कमरे की खिड़की के सामने आ गया जहाँ उस नीम अरिया लड़की को देखा था। इस मर्तबा पर्दे की झुर्री से आंख लगाकर अंदर झांका तो चौंके बगैर नहीं रह सका। सामने ही जर्द शर्ट वाला वो आदमी मौजूद था जिसका ताकुब करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा था। उसके साथ वही आदमी खड़ा था जिसने शोभा को इंजेक्शन लगाया था, और नीम अरिया लिबास में वो लड़की थी जो इस वक्त सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। पीली शर्ट वाले चेहरे पर भी खौफ के तासरात नुमाया थे। इतनी देर तक खामोश क्यों रहे थे? कहाँ देखा था उसे? ये गरजती हुई आवाज उसी शख्स की थी जिसका चेहरा मैं अभी तक नहीं देख सका था, लेकिन मैं आवाज से ही उसे पहचान गया था। वो देशमुख ही था। एक होटल में सरकार, उस शख्स ने जवाब दिया। वो एक छोकरी के साथ भोजन कर रहा था। और वो छोकरी कौन थी? वो देशमुख की आवाज गूंजी। जयपुर के पंडित राम सरोफ की बेटी, उस शख्स ने जवाब दिया। क्या आप बकवास कर रहे हो? भंग तो नहीं पी रखी तुमने? देशमुख चीखता हुआ आगे आ गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैं सच कहता हूँ सरकार, पीली शर्ट वाले ने जवाब दिया। एक मर्तबा आपके कहने पर हमने उसे उठाने की कोशिश की थी, मगर वो ठाकुर बानो सिंह के शरण में चली गई थी, और उसके बाद सरकार ने ही रोक दिया था कि इस लौंडिया को ना छेड़ा जाए। आज तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया सरकार। वो अपने राजस्थानी लिबास में थी, और वो तो हीरा है, हीरा सरकार, हीरा। मेरी मानो तो उसे भी उठवा ही ले। आपको इसकी जरूरत नहीं तो इसे हमें दान कर देना। आखिर वो लौंडिया भी तो सरकार ने राधन को दान कर दी थी। समाप्त। देशमुख ने दूसरे आदमी को मुखातब किया। तुम अभी जाकर पता करो कि वो कहाँ ठहरा हुआ है और उसके साथ और कौन कौन लोग हैं। अगर वो अकेला हो तो खत्म कर दो, और बमला को उठा लो। यहाँ सारे होटल और गेस्ट हाउसेस छान मारो, और वो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। और परान तुम, वो पीली शर्ट वाले की तरफ घूम कर आ गया। मेरा खून खोल उठा और मैं ये नहीं सुन सका कि उसने परान से क्या कहा था। मैंने झुककर पतलून के पांचे के नीचे पिंडली पर बंधा हुआ हंजर निकाला और उसका दस्ता जोर से खिड़की के शीशे पर दे मारा। छनाके की जोरदार आवाज उभरी। शीशा चिकनाचूर होकर बिखर गया। मैंने बड़ी फुर्ती से शीशे के अंदर हाथ डालकर चुटहनी हटा दी और खिड़की खोलकर पर्दा एक तरफ खींच दिया, और दोनों हाथ चौखट पर टिकाकर बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। नहीं देशमुख, मेरी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, मैंने चीखते हुए कहा। कि सब कुछ एक सेकंड में हो गया था। वो सब बदहवास होकर खिड़की की तरफ देखने लगे। पकड़ो इसे, मार डालो, जिंदा बचकर न जाने पाए। देशमुख चीहा और उसने खुद बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ सिरकना शुरू कर दिया।
मैंने खिड़की पर से छलांग लगा दी। मेरा अंदाजा किसी कदर गलत निकला। मैं देशमुख के ऊपर तो नहीं गिरा, लेकिन मेरी लात उसके कोले पर लगी थी और वो चीखता हुआ, लड़खड़ाता हुआ गिर गया। मैं फौरन ही संभल गया, लेकिन इस दौरान परान और समीप्त मेरे ऊपर छलांग लगा चुके थे। संपत ने मेरे हंजर वाले हाथ को पकड़कर जोरदार झटका दिया। हंजर मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन उसके फौरन बाद मैंने खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और परान को उठाकर एक तरफ फेंक दिया, और परान उस तरफ लड़खड़ा कर गिर पड़ा जहां एक तरफ सहमी हुई लड़की खड़ी थी। वो खौफनाक अंदाज में चीखते हुए परान के साथ ही नीचे गिरी। मैं संभलने की कोशिश कर रहा था कि संपत ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। मेरा सर दीवार से टकराया और दिमाग तक झंझना उठा था। मैंने दोनों हाथ उसके गले पर जमा दिए और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चट्टान की तरह अपनी जगह जमा हुआ था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।